फ्रेंड्स, मैं रंजन उपाध्याय सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। कल हम लोगों ने कुछ बात किया था न्यूट्रिएंट्स के बारे में, जिसमें हम लोगों ने इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था। 17 पोषक तत्व जो इसेंशियल थे उनके बारे में हमने देख लिया था और जान लिया था। आज हम उसी वे में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट किसे कहते हैं। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिन्हें बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स में रखा गया। उन तत्वों के नाम हैं सोडियम, वेनेडियम, कोबाल्ट और सिलिकॉन। ये जो तत्व हैं ये क्या हैं? इन्हें बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स क्या कहेंगे? इसका क्या मतलब है बेनिफिशियल का? बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है कि ऐसे तत्व जो आवश्यक तो नहीं होते हैं, पर उन्हें अगर हम देते हैं या अप्लाई करते हैं खेतों में या पौधे पर, तो वो हमें अच्छा रिजल्ट देते हैं, अच्छा प्रभाव देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग अपना ले लें। हम लोग अच्छा दाल चावल रोटी सब्जी सब खा रहे हैं, लेकिन अगर इनकेस हमें रोज फ्रूट्स मिले, रोज अच्छा सा मिल्क मिले केसर डाल के, ये सारी बातें अगर मिले तो हमारा जो, वैसे तो हम दाल चावल से अपना काम चले जीवन जी रहे हैं, लेकिन अगर मिले तो हम अपनी पूरी की पूरी मतलब उसका जो इफेक्ट होगा वो बहुत अच्छा होगा। हम अच्छे से अपने आप को सर्वाइव करने लगेंगे। हमारा रिजल्ट, जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो सारी बढ़ जाएगी। यही सेम कंडीशन पौधों में होता है कि ऐसे तत्व जो आवश्यक तो नहीं होते हैं या अनावश्यक होते हैं, परंतु अगर उन्हें हम खेत में डालने पर या उन्हें देने पर वो अच्छा प्रभाव उत्पन्न करते हैं या लाभदायक होते हैं। अब बात आती है फंक्शनल न्यूट्रिएंट। फंक्शनल एलिमेंट या न्यूट्रिएंट, ये क्या है? फंक्शनल न्यूट्रिएंट का मतलब या फंक्शनल एलिमेंट्स को सबसे पहले डीजे निकोलस ने बताया था। डीजे निकोलस, कहीं कहीं एफजे निकोलस भी मिलता है, पर आप डीजे निकोलस ने बताया था। आप निकोलस याद रखना, जे निकोलस, अगर डी भी हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, जे निकोलस याद रखना कि इन्होंने बताया था किसको? फंक्शनल एलिमेंट्स के बारे में। अब बात आती है, लेकिन एक चीज और, निकोलसन नहीं, एफ निकोलसन अगर आ जाए, एफ निकोलसन अगर ये शब्द आ जाए तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 1904 में कोऑपरेटिव मूवमेंट चलाया था। क्या? सहकारिता आंदोलन। सहकारिता आंदोलन चलाया था। क्लियर? इन्होंने क्या चलाया था? एफ निकोलसन ने 1904 में सहकारिता आंदोलन, कोऑपरेटिव मूवमेंट के ये अपने आप में जनक माने जाते हैं इंडिया में, तो ये ध्यान रखेंगे। लेकिन जब जे निकोलस आएगा तो बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स, और यहां ये बात करेंगे। ठीक, अब फंक्शनल न्यूट्रिएंट कौन कौन से हो गए? फंक्शनल न्यूट्रिएंट में हम क्या कहेंगे? 17 इसेंशियल पोषक तत्व, 17 जो है मुख्य पोषक तत्व हैं, मुख्य पोषक तत्व, और 4 बेनिफिशियल तत्व। इन सबको मिलाकर के क्या बोलते हैं? फंक्शनल न्यूट्रिएंट। इन सबको मिला के क्या बोलेंगे? फंक्शनल या कार्यात्मक तत्व। हिंदी में क्या कहेंगे इसे? कार्यात्मक या क्रियात्मक। कार्यात्मक या क्रियात्मक तत्व। ये फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स को याद रखेंगे। 4 मुख्य पोषक तत्व और 4 लाभदायक तत्व। 17 मुख्य पोषक तत्व हो गए और 4 लाभदायक तत्व। ये कुल मिलाकर के कितने हो गए? 21। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, तो 21 है। क्लियर हो गया? इन बातों का ध्यान थोड़ा सा रखने की जरूरत है। अब बात आती है कि तत्वों की कमी के लक्षण पौधों पर कहां प्रकट होते हैं, उसके बारे में भी हम आज ही देख लेते हैं कि तत्वों की कमी के लक्षण पौधों पर कहां प्रकट होते हैं। तो हेडिंग डाल लेंगे आप लोग अगर डालना होगा तो, कि पौधों पर
तत्वों प्रकट होने वाले तत्वों की कमी के लक्षण। पौधों पर दिखने वाले तत्वों की कमी के लक्षण। डिफिशियंसी सिम्टम अकर्स ऑन प्लांट। किस पौधे के किस भाग पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स के डिफिशियंसी के मतलब वो कमी के लक्षण प्रकट होते हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। तो यहां ध्यान रखें, एक पौधा अच्छा सा बना ले, एक अच्छा सा पौधा बना ले। यहां सारी बातें हेडिंग आप लिख लेंगे, हम हेडिंग अब हटा रहे हैं। ठीक, अब एक प्लांट बना रहे हैं, उसको आप ध्यान रखेंगे। इसको आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। और ये सारी बातें वो उसी में टाइम निकाल के सब लोग अपना अपना अपने हिसाब से पढ़ते उड़ते रहें। जीवन में बहुत कुछ है, मौज भी आएगा जीवन में। इस पौधे को बहुत शार्पली बनाएं। इसको देखते रहेंगे अपना और इजली बना लें। इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है, इसको क्लियर करते हैं। सपोज अब इनको हम 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। यहां से यहां तक इसे हम मान लेते हैं वुड लीव्स। यहां से यहां तक हम इसे देख लेते हैं, ये क्या है? बड, शीर्ष कलिका। क्या कहेंगे? बड या शीर्ष कलिका। और हम इसको यहां से यहां तक इसको क्या कहेंगे? न्यू लीव्स। न्यूली लीव्स। यहां से यहां तक अगर हम देख लें तो इसको हम मान लेते हैं, ये क्या है? मिडिल लीव्स। और ये यहां से यहां तक अगर हम देख लें, ये क्या है? ओल्ड लीव्स। ये क्या है? ओल्ड लीव्स। अब देखते हैं, तो अब ये हमने कैटेगराइज कर दिया इस पौधे को। अब हम इसमें क्या करेंगे? अब तत्वों की कमी के लक्षण कहां कहां, कौन कौन से तत्वों की कमी के लक्षण प्रकट होते हैं, वही तो बात कर रहे हैं हम लोग। तो पुरानी पत्ती पर किसके किसके लक्षण प्रकट होते हैं? पुरानी पत्ती पर जो लक्षण प्रकट होते हैं वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस,
पोटास, मैग्नीशियम और मॉलिब्डेनम, इनकी कमी के लक्षण यहां प्रकट होते हैं पुरानी पत्ती पर। पुरानी पत्ती पर किन के लक्षण प्रकट होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम और मॉलिब्डेनम। मिडिल लीव्स पर किसके लक्षण प्रकट होते हैं? अगर हम इसको देख लें मिडिल लीव्स पर, तो यहां जिंक की कमी के लक्षण प्रकट होते हैं। कहां किसके होते हैं? जिंक की कमी के लक्षण। तो जिंक के केस में क्वेश्चन भी बनता है कि पूरे पौधे पर किस तत्व की कमी के लक्षण प्रकट होते हैं? तो जिंक के। चाहे वो पूछ कहे कि बीच में किस तत्व की कमी के लक्षण, या मिडिल लीव्स पर किस तत्व की कमी के लक्षण प्रकट होते हैं? तो जिंक के। या कह दे होल प्लांट पर किस तत्व की कमी के लक्षण प्रकट होते हैं? तो जिंक के। मतलब नई और पुरानी पत्ती दोनों पर किस तत्व के लक्षण प्रकट होते हैं? नई और पुरानी पत्ती पर जिंक के। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब रही बात न्यूली लीव्स, पहले हम देख लेते हैं बड पर। बड पर कैल्शियम और बोरान की कमी के लक्षण प्रकट होते हैं। बड पर किसके लक्षण प्रकट होते हैं? कैल्शियम और बोरान की कमी के लक्षण प्रकट होते हैं। बड पर कैल्शियम और बोरान की कमी के लक्षण प्रकट होते हैं। एक मिनट में और इसको ध्यान से लिख देता हूं। यह है आपका बड और इस पर कैल्शियम और बोरान की कमी के लक्षण प्रकट होते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। बड पर किस तत्व की कमी के लक्षण प्रकट होते हैं? कैल्शियम और बोरान की कमी के लक्षण प्रकट होते हैं। अब बात आती है नई पत्ती पर। तो नई पत्तियों पर जो लक्षण प्रकट होते हैं किसके किसके होते हैं? तो जितना बाकी बचा, आप बाकी CHO को छोड़ देंगे, बाकी जितने तत्व हैं सब यहां नोट कर देंगे। क्लियर? तो ध्यान रखें कौन कौन से हैं? आयरन, सल्फर, मैग्नीज, क्लोरीन, कॉपर, और आपका निकिल। इन सारे तत्वों की कमी के लक्षण कहां प्रकट होते हैं? नई पत्ती पर। तो एक बार और मैं बोल दूं, शीर्षकलिका पर कैल्शियम और बोरान के लक्षण प्रकट होते हैं। नई पत्ती पर ये सामने दिख रहा है आयरन, सल्फर, मैग्नीज, क्लोरीन, कॉपर और निकिल। पुरानी पत्ती पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम और मॉलिब्डेनम के। और बीच वाली या मध्य पत्ती पर या नई और पुरानी पत्ती दोनों पर जिंक की कमी के लक्षण प्रकट होते हैं। इस बात का इतना ध्यान रखेंगे। और इससे अक्सर देखा गया है किसी ना किसी एग्जामों में, किसी न किसी का मोस्टली यूपी कैटेड हुआ, आपका BHU, ICR या अदर एग्जाम्स में भी पूछा गया, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन रहा है। तो इन बातों का भी आप ध्यान रखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक। अब रही बात, अब विभिन्न तत्वों के हम कार्य देख लें। किन तत्वों के कौन कौन से कार्य हैं उसके बारे में हम दो लाइन, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ वही बता रहे हैं, उसको ध्यान रखेंगे। तो इसको हम हटाते हैं और हम बताते चलते हैं कि किन तत्वों की कौन कौन से वर्क हैं, उनके कार्य और उनकी कमी के लक्षण हम बाद में बताएंगे। वो उनकी कमी होने पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं पौधों पर, उनके बारे में हम बाद में कभी चर्चा करेंगे। आज हम सिर्फ उनके कार्य देख लेते हैं कि पौधों के तत्वों के कार्य, विभिन्न प्रकार के तत्वों के कार्य क्या क्या हैं। तो तत्वों के कार्य अगर हम देख लें तो पहला लिखेंगे नाइट्रोजन। पहला लिखेंगे नाइट्रोजन। तत्व हेडिंग डालें तत्वों के कार्य और पहला लिखेंगे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का काम है प्रोटीन का संश्लेषण, वृद्धि और विकास। नाइट्रोजन का काम क्या क्या बताया मैंने? प्रोटीन का संश्लेषण, नाइट्रोजन, वृद्धि और विकास। इस बात का ध्यान रखेंगे नाइट्रोजन। अब रही बात फास्फोरस की। फास्फोरस का तो सबसे बड़ी से की ऑफ लाइफ कहते हैं, ये पौधे के जीवन की कुंजी कहते हैं फास्फोरस को। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो एक टर्म क्या, पौधे के जीवन की कुंजी, उसके अलावा और कौन कौन से क्या क्या ये काम करता है? जड़ों के विकास में सहायक, इसको प्रोवाइड करने से मतलब इसको खेत में देने से या फसलों को देने से फसलें जल्दी पक जाती हैं। ऊर्जा की स्थानांतरण, लोकोमोशन में भी हेल्पफुल होता है। इन बात का भी ध्यान रखेंगे। क्या क्या बताया हमने? की ऑफ लाइफ, जीवन की कुंजी। दूसरा बताया हमने जड़ों के विकास में सहायक। तीसरा बताया इसको देने से पौधे जल्दी पक जाते हैं,
फसलें जल्दी पक जाती हैं। और हमने बताया ऊर्जा के लोकोमोशन में भी ये लोकोमोशन ने मोमेंट, ऊर्जा के मोमेंट में भी ये हेल्प करता है। क्लियर होगी बातें? अब पोटास, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है पोटास। पोटास के केस में अगर हम बात करें तो पोटास के केस में तो ये क्या है, पहला टर्म ध्यान रखेंगे, पानी के कंट्रोल, पानी के नियंत्रण, वाटर कंट्रोल। अगर क्वेश्चन आ जाए पानी के नियंत्रण में सहायक तत्व तो पोटास, ये पौधे, और एक पॉइंट और, पौधे के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक तत्व वो भी है पोटास। ठीक, अब रही बात स्टोमेटा के खुलने और बंद होने में सहायक तत्व पोटास। ये सारी चीजों का आप ध्यान रखेंगे कहीं ना कहीं। ठीक, अब हो गई बातें पोटास की। कभी सुना देखा भी होगा कि हम लोग व्रत रहते हैं तो कहा जाता है सेंधा नमक खाओ। कोई नहीं कहता कि साधारण नमक, क्यों? क्योंकि इसका काम है पोटास, क्योंकि वो सेंधा नमक में पोटास होता है और पोटास का काम है पानी का नियंत्रण करना। तो व्रत में अगर हम सेंधा नमक खाते हैं तो ज़्यादा प्यास नहीं लगती, भूख नहीं लगती और पानी का कंट्रोल होता है बॉडी में, हमारे भी शरीर में। सेम ये पोटास का काम पौधों में भी यही करता है। क्लियर होगी बातें? अब रही बात कैल्शियम की, किसकी? कैल्शियम की। तो ये सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, अब कोशिका विभाजन तो आप लोगों को बॉटनी में भी पढ़ाया जाएगा। और कोशिका विभाजन की परिभाषा बिरचो ने एक शब्द कहा था कि अगली कोशिका जो उत्पन्न होती है वो पहले से उपस्थित कोशिका से ही बनती है। मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही, पहले से उपस्थित कोशिका या पहले से पाई जाने वाली कोशिका से ही किसी दूसरे कोशिका का निर्माण होता है। मतलब जब कोशिका अपने आप को डिवाइड कर लेती है, बांट लेती है कि हाँ डिवीजन हो जाता है उसका, मतलब बट जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? सेल डिवीजन। वो अपने समान ही कोशिका बनाती है जैसा वो होती है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये क्या करता है? सेल डिवीजन में काम करता है। और टिश्यू के स्ट्रक्चर, ऊतकों की जो संरचना होती है उसको सुदृढ़ता प्रदान करता है। क्या क्या? टिश्यू के स्ट्रक्चर को सुदृढ़ता, टिश्यू का मतलब ऊतक के संरचना को सुदृढ़ता प्रदान करता है। अब रही बात कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम क्लोरोफिल के लिए सबसे जरूरी तत्व होता है। किसके लिए? क्लोरोफिल के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है मैग्नीशियम को। अगर क्वेश्चन बनता भी है, अगर हम किसी पौधे की पराली जला दें, पराली का मतलब जो रेजिड्यू ऑफ क्रॉप्स, तो अगर हम उसके पत्ती को जला दें तो उसमें कौन कौन से तत्व मिलेंगे? तो हमें क्या क्या मिल सकते हैं? मैग्नीशियम मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा और कैल्शियम मिलेगा। तो हम मैग्नीशियम कहाँ मिलते हैं? अगर पौधे की पत्ती को जला दें तो हमें क्या मिलेगा? मैग्नीशियम मिल जाएगा। ठीक, लेकिन न जलाने का रीजन क्या है? अब सिर्फ हम सॉइल को ही थोड़े देखते हैं, एनवायरनमेंट पोल्यूटेड होता है अगर हम जला दिए पराली, तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। ग्लोबल वार्मिंग एक सब्जेक्ट है, उसको ग्लोबल वार्मिंग किसी दिन हम पढ़ेंगे, उसको बहुत इंटरेस्ट आएगा उसमें पढ़ने में। और कल और परसों 2 क्लासों में हम देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोग्राम चले एग्रीकल्चर के सेक्टर में और उससे संबंधित क्षेत्र में, एग्रीकल्चर एंड इट्स एलाइड सेक्टर। हम ये देखेंगे कौन कौन से बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम चले जो भारत सरकार ने चलाए या लोकल लेवल पे भी कुछ चले हैं, उनको भी देख लेंगे। फिर उसके बाद से हम सिस्टम ऑफ फार्मिंग मतलब और टाइप्स ऑफ फार्मिंग, कृषि खेती के प्रकार और खेती की विभिन्न प्रकार की प्रणालियां, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो अब धीरे धीरे हम लोग अपने अपने सारे सब्जेक्टों को हम कवर करेंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन पे हम पहले लेकर के चल रहे हैं। तो आज देखते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और आपका कैल्शियम मैग्नीशियम के बाद सल्फर। सल्फर का काम क्या है? तिलहनी फसलों में ऑयल का निर्माण करना। तो ये दोनों काम करता है। ये क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में भी सहायक होता है। नाइट्रोजन भी प्रोटीन में काम लेता है, ध्यान रखेंगे। और ये भी क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है। वो तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है। प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है और क्या? तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाने में भी सहायक होता है। तो सल्फर के केस में ये बातें ध्यान रखें। सल्फर से क्वेश्चन हो जाता है कि चाय की पौधे में पत्तियां किस तत्व की कमी से पीली पड़ जाती हैं? तो ध्यान रखेंगे सल्फर की कमी से। चाय में
किस तत्व की कमी से उसकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं? तो सल्फर की कमी से। ये भी एक बात याद रखेंगे। सल्फर हो गया। अब हम कॉपर की बात करें तो एंजाइम की सक्रियता को बढ़ा देता है। क्या करता है कॉपर? एंजाइम की सक्रियता को बढ़ा देता है। ये सारे शब्द हमें वीडियो को पॉज कर करके आप सुन करके और नोट कर लेंगे सारी चीज़ों को। तो ये एंजाइम की सक्रियता को बढ़ा देता है कॉपर। अब बात आती है बोरान की। बोरान बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोरान बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात का भी ध्यान रहे। और ये बोरान वगैरह तो सबके सब माइक्रोन्यूट्रिएंट में है। तो बोरान का काम क्या है? कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक, कोशिका भित्ति का विकास और बीज वृद्धि। और तीसरा पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, पराग कणों के जमने में सहायक तत्व बोरान। ध्यान रखेंगे, पराग कणों के जमने में सहायक तत्व बोरान। बीज वृद्धि और कोशिका भित्ति के विकास में सहायक होता है कौन? बोरान। अब रही बात आयरन के केस में एक बात मैं जो कल पढ़ाया था वो 17 एलिमेंट्स, उसमें आयरन जो था माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में, लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में सबसे ज़्यादा मात्रा में लिया जाने वाला जरूरत, सबसे ज़्यादा पौधों को जरूरी तत्व कौन सा सबसे ज़्यादा मात्रा में आयरन की जरूरत पड़ती है? पौधों को सूक्ष्म पोषक तत्वों में, सबकी बात नहीं कर रहा मैं, सूक्ष्म पोषक तत्वों में आयरन की जरूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। अब हम इसके बारे में बता दें। काम क्या क्या करता है? श्वसन में सहायक होता है। हमारे शरीर में भी श्वसन में सहायक है ये, और पौधों में भी आयरन श्वसन में सहायक होता है। और क्लोरोफिल के निर्माण में भी कहीं ना कहीं वो जो क्लोरोफिल वेंस होती हैं, जो वेंस, उसको हरा रखता है। और हरा कैसे रहेगा? क्लोरोफिल जब बनेगा जब, तो क्लोरोफिल के वेंस को भी ध्यान, मतलब क्लोरोफिल के निर्माण में भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हेल्प करता है। अब रही बात मॉलिब्डेनम की। मॉलिब्डेनम सबसे अधिक पीएच पर लिया जाने वाला तत्व है। ध्यान रखेंगे, सबसे अधिक पीएच पर लिया जाने वाला पोषक तत्व है कौन? मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम दलहनी फसलों में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए सबसे जरूरी होता है। क्या है इसका? नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन मॉलिब्डेनम सबसे ज्यादा हेल्पफुल करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ध्यान रखेंगे। क्लियर होगी बातें? नाइट्रोजन फिक्सेशन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। अब बात आती है मॉलिब्डेनम के बाद जिंक की। और पौधा मॉलिब्डेनम केस में एक बात और ध्यान रखें, पौधा मॉलिब्डेनम को मॉलिब्डेट के रूप में लेता है। अब बात आती है जिंक की। इसका भी काम है प्रोटीन का संश्लेषण और एंजाइम की सक्रियता को बढ़ाना। इसका काम क्या है? प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होना और एंजाइम की सक्रियता को भी बढ़ा देना। और इसकी कमी से लक्षण, सबसे फेमस कमी के लक्षण तो पड़े ही होगी, खैरा रोग सबसे ज्यादा कमी के लक्षण, सबसे फेमस है ये। और दूसरी बात, व्हाइट बड डिजीज ऑफ मेज। व्हाइट बड डिजीज ऑफ मेज, सब मक्के में सफेद शीर्ष कलिका रोग भी जिंक की कमी से होता है। कई फसलों में लिटिल लीफ करता है ये, इसकी कमी से होते हैं। जैसे आपका क्या नाम है, ये आप पढ़े होंगे हार्टिकल्चर में कि आम के केस में लिटिल लीफ। तो ये सारी बातों का भी ध्यान रखेंगे। जिंक के बाद हम बात करते हैं कोबाल्ट। जिंक के बाद हम बात करेंगे कोबाल्ट की। कोबाल्ट लेग हीमोग्लोबिन। कोबाल्ट किसके लिए काम करता है? लेग हीमोग्लोबिन बनाने में सहायक तत्व। लेग हीमोग्लोबिन कहां पाया जाता है? पल्सेस क्रॉप में। पल्सेस क्रॉप की जड़ों में, मतलब दलहनी पौधों की जड़ों में लेग हीमोग्लोबिन बनाने में सहायक तत्व। शब्द ध्यान से सुन लेंगे, लेग हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन लेग हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में सहायक एलिमेंट कोबाल्ट। इस बात का यहां ध्यान रखेंगे। और दलहनी वो गुलाबी कलर की होती हैं, जो भी जड़ें होती हैं दलहनी फसलों की, वो सब क्या होती हैं? गुलाबी कलर की होती हैं। इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। और सोडियम, सोडियम का भी हमने बताया होगा बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स में कि सोडियम सूखा के प्रति, मतलब ड्रॉट या सूखे के प्रति
पौधे को प्रतिरोधी बनाता है, सूखे के प्रति पौधे को प्रतिरोधी बनाता है कौन? सोडियम। इन सारी बातों का आप ध्यान रखेंगे किसी भी तरीके से। आज से ही हम आज हम प्रोग्राम की भी बात कर लें तो हम आज एक प्रोग्राम, जैसे मैंने कहा कि प्रोग्राम भी धीरे धीरे शुरू करेंगे, तो आज हम एक प्रोग्राम की बात कर लें, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम जो आप लोगों ने काफ़ी सुना भी होगा। लिखेंगे APC, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। ये आयोग बना था 1965 में। ये आयोग बना था 1965 में। इसका काम था 1965 में लाल बहादुर शास्त्री सरकार में थे। उन्होंने नारा भी तो दिया था, जय जवान जय किसान। तो वो उन्होंने उस पर काम भी किया था। तो उन्होंने एग्रीकल्चर के लिए, एक एग्रीकल्चर के सेक्टर में पैसा निर्धारित करने, रुपया निर्धारित करने के लिए कि किसानों को न्यूनतम मूल्य दिया जाए किसी भी चीज़ का, कुछ फसलों का। तो उन्होंने न्यूनतम मूल्य निर्धारित किए कि इन फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य होगा, अगर इससे मार्केट में अगर इससे कम इसकी वैल्यू जाती है तो सारा जितना अनाज है सब सरकार खरीदेगी, जो उसने कमिटमेंट दिया होगा, जो स्वीकार किया होगा। इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की जरूरत पड़ी। तो एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन APC की स्थापना हुई 1965 में। तो इसका काम क्या हुआ? ये मूल्य निर्धारण में संस्तुति, मूल्य निर्धारण के लिए संस्तुति करता है भारत सरकार से। आगे चल के 1985 में 1985 में इसका नाम चेंज हो गया और इसका नाम रखा गया CACP। 1985 में इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया? CACP। उस समय कुछ दिन पहले आपका इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी और उसके बाद राजीव गांधी सरकार में आए। उन्होंने जो इसमें कमियां थी उनको सुधार किया और देखा तो उन्होंने कहा कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये 1985 में इसकी स्थापना हो गई। इसका मुख्यालय दिल्ली में है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। मैं पहली पॉइंट शुरू में ही बता दिया, इसका सिर्फ काम है सरकार से सिफारिश करना कि इतना इतना इसका मूल्य रखा जाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इतना इतना रखा जाए। ये संस्तुति, मतलब ये क्या करता है? सिफारिश करता है भारत सरकार से और भारत सरकार उसे स्वीकार करती है, नहीं करती है, स्वैच्छिक होता है ये बात, इस बात का ध्यान रखें। इसकी कमीशन की सिफारिशों को भारत सरकार मानने के लिए वैध नहीं है, जरूरी नहीं कि वो मान ले, वाद्य नहीं है इसके लिए कि हाँ वो मानेगी ही मानेगी। हाँ, लेकिन अगर वो मान ली तो वो क्लियर हो जाता है कि अगर कोई बात आती है किसानों के ऊपर तो सरकार कमिटमेंट करती है कि हम इतने पर, जितना हम कहे हैं उतने मूल्य पर हम उन चीज़ों को खरीद लेंगे। अगर मार्केट में कोई उतार चढ़ाव ज़्यादा आता है, चढ़ाव आया, मान लो ज़्यादा पैसा मिला तो सरकार को, किसानों को फायदा, लेकिन अगर इन केस गिर गया वो प्राइस तो सरकार उस प्राइस पे जो उसने कमिटमेंट किया होगा वो खरीद लेगी। तो ध्यान रखेंगे, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन की स्थापना कब हुई? 1965 में। और CACP, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट एंड प्राइसेस की स्थापना कब हुई? 1985 में। ये क्या करता है? इसका काम क्या है? भारत सरकार से सिफारिश करना कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना रखा, इतना उतना हो, और इसके लिए भारत सरकार बाध्य नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। मेरे ख्याल से आज के लिए हम लोग इतना ही रोकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे कुछ और चीज़ों को और कुछ और प्रोग्राम्स, जहाँ से एग्रीकल्चर के सेक्टर में जो भी प्रोग्राम चले, और ये जब प्रोग्राम्स कुछ खत्म हो जाएंगे तो हम टाइप्स ऑफ फार्मिंग, सिस्टम ऑफ फार्मिंग, उसी में क्रॉप रोटेशन, क्रॉपिंग इंटेंसिटी, ये सारी बातों को फिर धीरे धीरे करके हम सब लोग पढ़ लेंगे। बशर्ते कि आप बस अपना पढ़ाई करें, जहाँ भी रहें, एंजॉय योर लाइफ यार, मौज करो सब मिला जुला के। हाँ, बस पढ़ता रहना, सब मिला जुला कहीं रहना, बाकी तो दुनिया चलती रहती है, वही है वही जो राम रच राखा, पढ़ते रहो अपना। ओके, बेस्ट ऑफ लक।